ये हमारी संगम विहार विधानसभा है जिसको रिज में दिखाया गया है। हम तो डीडीए की बात पे यकीन कर रहे हैं कि डीडीए जो प्रेमा फेसिक जो हमें दिखाई दे रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि आपने पूरी विधानसभा को रिज क्षेत्र में दिखा दिया। इसके अंदर जो लाल लाइन है ये अनऑथराइज कॉलोनियां है। दावे के साथ कह सकता हूं और संगम विहार के जनता को कहना चाहता हूं कि घबराएं नहीं, किसी बात से ना घबराएं। सरकार ने गलती की है, हम इसको ठीक कराएंगे। जिन लोगों के मकान आए हुए हैं, मैं उन लोगों को अपील करके कहना चाहता हूं कि 23 अगस्त लास्ट डेट है। अगर हम 23 तारीख से पहले 23 अगस्त से पहले डीडीए में ये ऑब्जेक्शन डाल दें 1981 के, अगर हम बेस को माने तो ये क्षेत्र रिज है ही नहीं। यहाँ तो खेती होती थी, लोगों की निजी भूमियाँ थी। प्रॉपर्टी डीलर्स ने उन लोगों को जैसे भी उनसे ज़मीन खरीदी और उसके बाद इस पर प्लॉटिंग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। देश के अंदर जब भी कोई बड़े प्रोजेक्ट सामने आते हैं और उस प्रोजेक्ट के जरिए देश को विकसित करने की कोशिश की जाती है, उसमें लाखों गरीबों की सबसे पहले परवाह नहीं की जाती। सरकारी अधिकारी जब भी कोई कानून बनाते हैं, जब भी कोई धरातल पर योजना उतारते हैं, तो सबसे ज़्यादा परेशानी देश के उन इलाकों के रहने वाले गरीबों की होती है। ऐसे ही एक और मार झेलने के लिए तैयार हो रहे हैं संगम विहार के लोग। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बात करने के लिए धर्मवीर कौशिक जी हैं, जो इससे पहले छात्र नेता भी रह चुके हैं और ये इस वक्त समाज सेवा करते हैं और समाज की भलाई के लिए उन तमाम कामों को करते हैं जिससे संगम विहार के लोगों को फ़ायदा हो सके। हमारे साथ ये बात करने के लिए मौजूद है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला यही सवाल है सर कि क्या है ये मास्टर प्लान, तो अपने भाषा में जो है लोगों को समझाइए। देखिए, मास्टर प्लान 20 साल पहले किसी क्षेत्र के लिए बनाया जाता है, जो ये दर्शाता है कि आने वाले 20 साल के बाद उस क्षेत्र का प्रारूप कैसा होगा, वो क्षेत्र कैसा दिखाई देगा, उसमें कितनी सुविधाएं होंगी, कहाँ यूनिवर्सिटी होगी, कहाँ कॉलेज होंगे, कहाँ बेसिक फैसिलिटियाँ जो हम लोगों को चाहिए वो होंगी, रोड्स किस प्रकार से होंगे, किस प्रकार से व्यावसायिक स्थान होंगे। ये सारी चीज़ों का एक जो मिला जुला समावेश किया जाता है बड़े स्तर पर, उसको मास्टर प्लान बोला जाता है, जो किसी बड़े शहर के लिए, जैसे दिल्ली जैसे शहर के लिए बनाया जाता है और पूरी दिल्ली के लिए बनाया जाता है। और दिल्ली में भी इसमें अलग अलग जोन बना के ये मास्टर प्लान तैयार किया जाता है कि जैसे हमारा क्षेत्र है जिसमें संगम विहार, देवली, तिगड़ी, सैनिक फार्म और छतरपुर और उससे आगे महिपालपुर तक का क्षेत्र जो है इसमें आया हुआ है, जिसको जे जोन का प्लान कहते हैं। इसमें 6 विधानसभाएं जुड़ी हुई हैं। अच्छा सर, जब आप कह रहे हैं कि मास्टर प्लान के जरिए एक बेहतर तरीके से शिक्षा मुहैया कराई जाएगी, एक अच्छा रोड होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फैसिलिटीज़ होंगी, तो क्या दिक्कत है कि इसे ना लागू किया जाए या इसका विरोध किया जाए? इसका कोई वजह तो होगा? नहीं, हम मास्टर प्लान का कोई विरोध नहीं कर रहे। मास्टर प्लान लागू होना चाहिए। हम तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सबसे पहले ये लड़ाई हमने इसी बात से स्टार्ट की कि 2021 का मास्टर प्लान लागू ही नहीं किया गया। 2006 में मास्टर प्लान तैयार हो गया और सरकार ने उसे 2021 तक लागू ही नहीं किया। तो हमने तो तब लड़ाई स्टार्ट की कि आपने मास्टर प्लान बनाया, करोड़ों रुपए खर्च किए, जनता से जगह जगह सुझाव लिए और उसके बाद इस मास्टर प्लान को लागू नहीं किया। तो हमारी लड़ाई स्टार्ट हुई थी इस क्षेत्र के लिए रोड्स को लेके। हमारे एरिया में आप अगर जैसे देखेंगे तो हमारे एरिया में रोड ही नहीं है। तमाम 10 लाख की जनता है देवली, तिगड़ी और संगम विहार में जो बसी हुई है। सारा गरीब तबका बसा हुआ है जो बाहर से माइग्रेंट होकर रोजी रोटी की तलाश में 40 साल पहले इस क्षेत्र में आया और धीरे धीरे उस क्षेत्र में वो बस गया, उसने मकान बना लिए अपने। लेकिन सुविधाओं का अभाव 40 साल से लोग झेल रहे हैं। तीसरी पीढ़ी हो गई है उनकी। जब वो आए थे तो बच्चे थे, उनके बच्चे हो गए और उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं। 40 साल में 3 पीढ़ियाँ नॉर्मल तौर पर आ जाती हैं, तो तीसरी पीढ़ी चल रही है संगम विहार के लोगों को बेसिक सुविधाओं का अभाव झेलते हुए। और वही स्थिति देवली की है, वही तिगड़ी की है। तो हमारी लड़ाई ये थी कि मास्टर प्लान के रोड्स बनाए जाएं। मास्टर प्लान के रोड थे, जैसे अर्बन एक्सटेंशन का रोड था हमारे सैनिक फार्म, ये संगम विहार के पीछे से निकलना था और ये NH8 तक जाना था। इस पे काम स्टार्ट हो गया है। इसके लिए तो मैं डीडीए का धन्यवाद करूंगा कि काम स्टार्ट हो गया है अर्बन एक्सटेंशन का। इसके साथ साथ कुछ और रोड हैं जिनसे कनेक्टिविटी होनी है। जैसे गेट नंबर 1 सैनिक फार्म से 100 फीट का रोड निकल के इस मास्टर प्लान के रोड पे जुड़ना है 300 फीट पे। 220 फीट का रोड
इग्नू एमबी रोड से स्टार्ट होके और जो सार्क यूनिवर्सिटी बनी है जो 100 एकड़ में बनी है अभी, और जिसके पास तक जाने के लिए आज भी कोई रोड नहीं है, 15-15, 20-20 फुट की गलियों में से ट्रक निकल के जा रहे हैं और कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो वहाँ से 220 फीट का रोड निकल के 300 फीट पे रोड पे जुड़ना था। एक हमारा बांध रोड है जो कनेक्ट होना था सीधा 220 फीट पे, ऐसे ही मंगल बाजार रोड 100 फीट होना था। बेसिक लड़ाई ये थी कि रोड बन जाए ताकि लोगों को आने जाने की सुविधाएं हो जाए। अच्छा, आप रोड के पक्ष में हैं, संगम विहार के लोगों को इस मास्टर प्लान से क्या फ़ायदे हैं और क्या घाटे हैं? क्या वो चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं मानी गई हैं, जो आपको लगता है कि मान जानी चाहिए, या डीडीए ने उस चीज़ को मेंशन नहीं किया है? देखिए, रोड तो किसी भी एरिया के लिए लाइफलाइन होते हैं। अगर रोड नहीं होंगे तो वो एरिया जाम हो जाएगा। जैसे शरीर में आपकी आर्टरीज में ब्लड दौड़ता है, अगर ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं होगा तो शरीर पैरालाइज हो जाएगा। यही स्थिति किसी क्षेत्र के लिए रोड की है। रोड नहीं होंगे तो क्षेत्र पैरालाइज हो जाएगा। सबसे पहले रोड की रिक्वायरमेंट्स है जो पूरी होनी चाहिए। लेकिन इस रोड को, क्योंकि ये 20 साल पुराना प्रोजेक्ट है, 20 साल पहले होना चाहिए था। 2000 जब एक का मास्टर प्लान खत्म हो गया, 2001 में ये स्टार्ट हुई सब बातें, तो उसी टाइम इस पर कार्य स्टार्ट हो जाना चाहिए था। ये नहीं हुआ, 20 साल की पेंडेंसी रही। इस बीच क्या हुआ कि जिस क्षेत्र में लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, उस क्षेत्र में कॉलोनियाँ डेवलप होती गई और लोग बसते गए। और सरकार का फेलियर ये रहा कि सरकार ने ना तो लोगों को अवेयर किया, ना कोई बोर्ड लगाए, ना इस बात की जानकारी दी कि यहाँ से अर्बन एक्सटेंशन का रोड निकलेगा, ना इस बात की जानकारी दी कि यहाँ से 100 फीट का रोड निकलेगा। जहाँ जहाँ जैसी स्थिति रही, जहाँ जहाँ प्लॉटिंग होती रही, एग्रीकल्चर लैंड थी, लोगों की अपनी पर्सनल लैंड थी, लोगों ने उसमें प्लॉट काट दिए और सरकार ने लोगों को नहीं बताया कुछ भी, सब कुछ छुपा हुआ था और सरकार की संलिप्तता थी। मैं सरकार की संलिप्तता इसलिए कहूँगा कि जितने भी इलेक्टेड आदमी हैं वही तो सरकार बनाते हैं, वही इन्वॉल्व थे, वो उन लोगों से वोट लेते रहे, उन लोगों को तमाम सुविधाओं का लालच देते रहे, कॉलोनियाँ पास करने का लालच देते रहे, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि ये रोड यहाँ से प्लानिंग में 100 फुट चौड़ा है, आप इसमें घर ना बनाएं, ये हाई टेंशन लाइन है, इसके नीचे घर ना बनाएं। तो तमाम जगह सरकार और सरकार के डिपार्टमेंट चुप रहे और जिसका खामियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो जहाँ से रोड निकल रहे हैं, मेरा मतलब पुरजोर बात यह है कि जहाँ से सरकार हमें रोड निकाल के देगी, उन रोड के बीच में जिन लोगों के घर आते हैं उनको आज की डेट में जो सर्कल रेट सरकार ने तय किया है वो दिया जाना चाहिए। और जिन लोगों ने जो मकान बनाए हैं उनमें अगर 100 गज का मकान है तो 100 गज के मकान की 7 लाख रुपए कम से कम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दी जानी चाहिए एक फ्लोर की। अगर 3 मंजिला मकान है तो 20-21 लाख रुपए बनते हैं और 38,000 रुपये जो सर्कल रेट है वो दिया जाए। अगर सरकार पैसे दे के लोगों को हटाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, डेवलपमेंट हो जाएगा, विकास हो जाएगा और लोगों का विनाश नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि लोगों को इस मुआवजे ऐसे देने चाहिए या रोड बनते हैं तो, लेकिन जब हम डीडीए की मैप को देखते हैं उसमें संगम विहार का ये पूरा क्षेत्र जो है ग्रीनरी बताया गया है, ये पूरा क्षेत्र जो है यहाँ सरकार जंगल बसाना चाहती है या लोगों को हटाना चाहती है। तो अगर लोग रहेंगे तब तो मुआवजा मिलेगा। सरकार तो कह रही है कि ये चीज़ खाली करना पड़ेगा या यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, तो उस स्थिति में यहाँ के लोगों का क्या होगा, मैं ये जानना। देखिए, अगर डीडीए के मैप को देखें, ये डीडीए का मास्टर प्लान है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने रख लिया था साथ। ये डीडीए का 686 पेज का मास्टर प्लान है, इसमें सब चीज़ें दी हुई हैं, इसमें ये नक्शा भी दिया हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि बात जो भी हो क्लियर हो और वो हो कि जिसे कोई काट ना सके। बिल्कुल, आम जनता को ये ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि यहाँ के लोगों में जागरूकता क्या हो सकती है, क्योंकि लोग 10 से 7 बजे तक जॉब करते हैं और उनके पास उतना तो टाइम नहीं होगा कि वो इस चीज़ को देखें। इसे थोड़ा आप समझा दीजिए, आप कैसे बता रहे थे इस पूरे मसले को। देखिए, ये हमारा जे जोन है, ये जे जोन का एरिया है। यहाँ मैं देख रहा हूँ ये एमबी रोड है, ये जो ऊपर जो मैं लाइन दिखा रहा हूँ ये एमबी रोड की लाइन है। ये हमारा अर्बन एक्सटेंशन का रोड है जिसकी 100 करोड़ रुपए मंजूर हो गए, जिसमें काम स्टार्ट हो गया। ठीक है जी। ये हमारी संगम विहार विधानसभा है जिसको रिज में दिखाया गया है। हम तो डीडीए की बात पे यकीन कर रहे हैं कि डीडीए जो प्रेमा फेसिक जो हमें दिखाई दे रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि आपने पूरी विधानसभा को रिज क्षेत्र में दिखा दिया। इसके अंदर जो लाल लाइन है ये अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि सरकार ये चाहती है कि कॉलोनियाँ यहाँ से हटा दी जाए और इसको पूरा रिज क्षेत्र डिक्लेयर कर दिया जाए। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जो क्षेत्र है ये संपूर्ण क्षेत्र रिज नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और संगम बिहार के जनता को कहना चाहता हूँ कि घबराएं नहीं, किसी बात से ना घबराएं। सरकार ने गलती की है, हम इसको ठीक कराएंगे।
इस क्षेत्र में जिन लोगों के मकान आए हुए हैं, मैं उन लोगों को अपील करके कहना चाहता हूं कि 23 अगस्त लास्ट डेट है। अगर हम 23 तारीख से पहले, 23 अगस्त से पहले डीडीए में ये ऑब्जेक्शन डाल दें, डीडीए में ऑब्जेक्शन कहाँ डालेंगे? डीडीए में कमिश्नर कम सेक्रेटरी, आईएनए बी ब्लॉक आईएनए में विकास सदन में ऑब्जेक्शन फाइल होंगे। वहाँ काउंटर है जो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। आप रिटर्न में, इंडिविजुअल व्यक्ति रिटर्न में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। आरडब्ल्यूए की संस्थाएं और जितने सामाजिक संगठन हैं, जो भी चाहे वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है अपनी ये स्थिति क्लियर करने के लिए कि ये विधानसभा 49 का जो आपने रिच क्षेत्र दिखाया है, ये सारा रिच क्षेत्र नहीं है, ये एग्रीकल्चर लैंड थी। रिच क्षेत्र का मेरा मतलब है कि सरकार के रिकॉर्ड में वो भूमि वन विभाग की, लेकिन 1981 के अगर हम बेस को माने तो ये क्षेत्र रिज है ही नहीं। यहाँ तो खेती होती थी, लोगों की निजी भूमियाँ थी, प्रॉपर्टी डीलर्स ने उन लोगों को जैसे भी उनसे ज़मीन खरीदी और उसके बाद इसमें प्लॉटिंग की। देश के दूसरे हिस्से से आए हुए माइग्रेंट लोग, रोजगार की तलाश में आए हुए लोग सर छुपाने के लिए यहाँ बसे। उसकी वजह क्या थी कि वो लोग क्यों बसे? देखिए, डीडीए का काम था, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका नाम है, इसका काम था दिल्ली में लोगों को घर मुहैया कराना। दिल्ली अच्छा सर, एक बात है कि इसी पिछले चुनाव में, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में, बीजेपी ने कहा था कि हम अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों को ऑथोराइज करेंगे। डीडीए का जो प्लान आता है उसमें अभी भी कहा जा रहा है कि ये इलीगल्स हैं, इनको हटाना है। तो सरकार को कि वादों में, इरादों में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? देखिए, इन कॉलोनियों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया था। प्रोविजनल सर्टिफिकेट जब दिया गया तो उनसे ये अंडरटेकिंग ली गई थी आरडब्ल्यूए से कि आप अपने अपने क्षेत्र का जो है लेआउट जब जमा करेंगे, जब आपको हम पक्का करेंगे तो आप अपने क्षेत्र में 30 फुट की गलियां दिखाएंगे। अब सवाल यह है कि यहाँ तो रोड ही नहीं है 30 फुट के, गलियां कहाँ से आएंगी? तो इस बेस पे डीडीए इनको मंजूर तो करेगी नहीं। अभी तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए हैं, कन्फर्म तो आपको नहीं किया। अभी पीछे संसद में कानून पास हुआ था कि 2022 तक कोई अनऑथराइज्ड कॉलोनी नहीं तोड़ी जाएगी। अगर कॉलोनियां मंजूरी कर दी जाती तो इस बिल को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल की जरूरत इसलिए आई कि तब तक इस क्षेत्र की रजिस्ट्रियां की जाएंगी। रजिस्ट्रियां एक तरह से गवर्नमेंट डाटा इकट्ठा कर रही है कि कितने मकान सही जमीन पे बसे हुए हैं, कितने मकान रिज में बसे हुए हैं। इन सब का रिकॉर्ड रजिस्ट्री करके गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। तब गवर्नमेंट डिसीजन लेगी कि क्या करना है। अगर डीडीए के नॉर्म्स की बात करें तो डीडीए के नॉर्म्स तो बड़े क्लियर कट हैं कि 30 फुट की गलियां होनी चाहिए, जिस नॉर्म्स में हम फिट ही नहीं बैठते। तो ऐसी स्थिति में इसमें मास्टर प्लान में रिक्रिएशन का चैप्टर उन्होंने रखा है। अब रिक्रिएशन में क्या होता है कि जहाँ 30 फुट की गलियां नहीं होंगी वहाँ बहुत सारे प्लॉटों को मिला के और एक लैंड पुलिंग की जाएगी, दोबारा से उस क्षेत्र को बसाया जाएगा, उसमें 30 फुट के रोड निकाले जाएंगे और दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी। तो लैंड पुलिंग के अंदर भी ये चैप्टर रखा हुआ है कि ऐसी कॉलोनियों में जहां ये सब सुविधाएं फिलहाल नहीं है, उनको दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करके जनरेशन करके उनमें सुविधा दी जाए। ऐसी स्थिति आती है तो भी कॉलोनियाँ खत्म हो जाएंगी, फिर भी तोड़ना पड़ेगा। तो मेरा तो सरकार से, देखिए, मैं तो आपके माध्यम से सबसे पहले तो लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरी बात को सुन रहे हैं वो घबराएं नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि लड़ाई अभी हम कोई हारे नहीं है, अभी तो लड़ाई स्टार्ट हुई है। सबसे पहली बात है कि हमारी जो लड़ाइयाँ हैं, मुख्य बात है कि हमें रोड मिले। मास्टर प्लान 2021 में जो रोड सरकार ने दिए थे, जो 2041 में हटा दिए इस नक्शे से, सबसे पहले तो हमें वो रोड दे सरकार। उन रोडों को बनाने के लिए बीच में जो भी लोगों के मकान आते हैं उनको आज के सर्कल रेट से या जिस समय उनको नोटिस दिया जाए उस टाइम के सर्कल रेट से जमीन का मुआवजा दिया जाए। और सर, मैप में जो ये पूरी कहानी है, जो मैप में है कि ये वन विभाग का क्षेत्र है, इसको लेकर के क्या करना चाहिए? देखिए, जो वन विभाग का क्षेत्र है, मैंने अपील की है लोगों से कि सबके पास अपने अपने खसरे नंबर तो हैं ही पावर अटॉर्नी में, आप अपने खसरे नंबरों की खतौनी निकलवा लें। 81 के बेस पर अपनी खतौनी निकलवा के तैयार रखें। खतौनी में क्लियर कट लिखा होगा कि ये क्षेत्र निजी भूमि, उसमें नाम होगा जमींदार का कि ये भूमि इस व्यक्ति से बिलोंग करती है। अगर जमींदार का नाम है तो लैंड हुई प्राइवेट, निजी भूमि हुई। और अगर उसमें लिखा हुआ है पहाड़ है तो हम मानेंगे वन क्षेत्र है। तो ये स्थिति लोगों को अपने आप ही क्लियर हो जाएगी कहाँ बसे हुए हैं।
तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। सबसे पहले संगम विहार 49 के जो लोग हैं वो बत्रा हॉस्पिटल के पास पटवारी बैठता है, वहां जाएं और उनसे अपने खसरे नंबर की खतौनी निकलवाएं। जब आप अपने खतौनी और कागज निकलवा के तैयार हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि हरे क्षेत्र में जो दिखाया गया है ये कोई वन क्षेत्र नहीं है, निजी क्षेत्र है, तो आप आधी लड़ाई जीत जाएंगे। अच्छा सर, इस पूरे मसले पर मैं जानना चाहता हूं यहाँ के विधायक जो हैं ये लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मसला ये है कि डीडीए ने प्लान लॉन्च कर दिया है, एक वक्त है कि इस डेडलाइन में आपको अपने सुझाव जमा करने हैं, लेकिन अगर यहाँ के विधायक, विधान पार्षद, यहाँ के तमाम वो जिम्मेवार व्यक्ति लोगों की मदद नहीं करेंगे तो इसे आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? या क्योंकि यहाँ पर लोग 10 से 7 का जॉब करते हैं, लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो इस मसले को जाएंगे, जागरूकता के साथ काम करेंगे, तो क्या यहाँ के विधायक लोगों को कहेंगे कि आइए हम आपकी मदद करेंगे? देखिए, मुझे अभी तक तो लगता नहीं। मैं फरवरी से इस मूवमेंट को लगातार चला रहा हूँ, आज तक तो कोई सामने आया नहीं और आएगा भी नहीं। चुनाव के टाइम में कोई वायदे करने आ जाए कि मैं नहीं टूटने दूंगा, तो उसका तो मेरे पास कोई जवाब है नहीं। वायदा करके निकल जाएगा, चुनाव हो जाएगा, वोट ले जाएगा, उसके बाद जो कुछ होगा वो आप भुगतो। अगर किसी ने आना होता, देखिए बड़ी सीधी सी बात कहता हूँ मैं, बिना लाग लपेट के, वैसे मैं किसी पे आरोप भी नहीं लगाता, सीधी सी बात है, ना सांसद महोदय पे लगाता, ना विधायकों पे लगाता, ना कॉर्पोरेशन मेंबरों पे, क्योंकि सबको जानकारी थी नहीं। अब ये डीडीए की जो मीटिंग थी, जो मेंबर डीडीए थे, दिल्ली सरकार के नुमाइंदे डीडीए में मेंबर होते हैं। भारत सरकार के जो हमारी भारत सरकार है उसमें जो सांसद होते हैं दिल्ली से, जो दिल्ली को रिप्रेजेंटेट करते हैं, वो भी उसमें मेंबर होते हैं। तो डीडीए कोई ऐसी संस्था तो है नहीं जिसमें हमारे नुमाइंदे हैं नहीं। इसकी डीडीए की लगातार ये 686 पेज का मास्टर प्लान ड्राफ्ट किया गया है। हर डिपार्टमेंट की कॉपी, क्या सुझाव दिए हैं ये उनके पास आई तो है ना, हर मीटिंग में वो बैठे तो है ना, वो काजू खा के, बिस्कुट खा के, चाय पी के बाहर तो निकल नहीं आए, या उस मीटिंग में जाके सो तो नहीं गए। सब बातें उनकी जानकारी में है। जब बातें उनकी जानकारी में है, वो किस मुंह से जनता को कहेंगे? मुझे ये बताएं कि वो किस मुंह से कहेंगे कि ये प्लान हमारी नॉलेज में नहीं था। अरे तुम्हारे सामने तो बनाया ही है, जनता तुम्हारे सामने उजड़ती जा रही है, जनता का अहित तुम्हारे सामने हो रहा है और तुम चुप हो क्योंकि सारी बातें तुम्हारी जानकारी में और तुम उन मीटिंगों में बैठे हुए थे। तो ऐसे लोग कुछ नहीं करेंगे, जनता को अपनी आवाज खुद उठानी पड़ेगी, खुद लड़ना पड़ेगा। तो मैं यही कहता हूं कि अपनी अपनी फर्दें, अपनी खतौनियां सब निकाल के तैयार रहें, अपने नंबर वेरीफाई कर लें, ताकि आप लोगों को ये तो हो कि आप कहां बसे हुए हैं। ऐसा भी तो कल हो सकता है कि इस पूरे मसले को डीडीए से आगे ले जाया जाए, फिर कोर्ट्स में ये मसले चले जाएं, या फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। तो क्या इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं, तैयार हैं, लड़ेंगे पूरी तरीके से? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि हम लोगों से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कहाँ कहाँ किसकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई हैं, क्योंकि इस एरिया में डीडीए रजिस्ट्री का काम चला रहा है और जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ रजिस्ट्रियाँ एकदम रुक जाती हैं। जैसे अभी एम ब्लॉक में आया कि मास्टर प्लान का रोड था तो रजिस्ट्रियाँ रोक दी गई, तो लोगों ने फ़ौरन मुझे इन्फॉर्म किया, मैंने भी उनको बताया कि क्या करना है। तो वहाँ से हमने प्राइम मिनिस्टर को, दिल्ली के सीएम को और अपने डीडीए कमिश्नर को और लेफ्टिनेंट गवर्नर को और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को लेटर भिजवाए हैं कि भाई पीछे जगह खाली है, आप इसको थोड़ा सा घुमा के निकाल दो, ये सारी कॉलोनी बच जाएगी। बेसिक काम तो सरकार का जनता के लिए है ना, जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के लिए चुनी जाती है। डेमोक्रेसी में कोई यहाँ मोनोक्रेसी तो है नहीं कि आप जो मर्जी फाइनल कर देंगे। अगर आप जनता से के द्वारा चुना जाते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए राशन बांटते हैं, जनता को फ्री बिजली पानी और तमाम फैसिलिटियों के लालच दे के वोट लेते हैं, तो जब जनता की जीवन भर की कमाई जा रही है तो क्या उस रोड को डाइवर्ट नहीं किया जा सकता? या जिन लोगों के मकान उनमें आ रहे हैं उनको सर्कल रेंट नहीं दिया जा सकता? 69,000 करोड़ रुपए का बजट है दिल्ली गवर्नमेंट का अकेले का। अगर 1000 करोड़ रुपए का प्रोविजन इस 10 लाख की आबादी, देखिए 2 करोड़ आदमी दिल्ली में रहता है, संगम विहार के क्षेत्र में और देवड़ी तिगड़ी में 10 लाख आदमी रहता है, तो हमारा रेशो कितना हो गया? 69,000 करोड़ रुपए में अगर हमारा 5% का हिस्सा बनता है 10 लाख आदमियों का, और 5% कितना बनता है? 4,000 करोड़ रुपए बनता है हमारा हिस्सा। आप 4,000 करोड़ रुपए में से 1,000 करोड़ रुपए निकाल के ये रख दो एक तरफ। दिल्ली गवर्नमेंट ये कहे कि हम किसी को, दिल्ली का सीएम ये कह दे हम किसी को नहीं उजड़ने देंगे,
1000 करोड़ रुपए का प्रोविजन हमने कर दिया है। जिसका मकान जाएगा उसको सर्कल रेट पे पैसे देंगे और उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देंगे, उसको बर्बाद नहीं होने देंगे। हम तो कहेंगे दिल्ली गवर्नमेंट जिंदाबाद, क्योंकि हमारा मकसद कोई राजनीति करना नहीं है। हमारा मकसद है इस क्षेत्र के लोगों को बर्बाद होने से बचाना, इस क्षेत्र का विकास करना और साथ में किसी का विनाश ना हो, इस पर कार्य करना। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि कैसे दिल्ली के अंदर जो है मास्टर प्लान लागू होने वाले हैं, उस पर डीडीए जो है सोच विचार कर रहा है, आपसे राय भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के अधिकतर लोगों को अब तक इस बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी। हालांकि हमारे कौशिक साहब की जो बातें हैं वो आप सुने और इससे आप लाभ लेने की कोशिश करें। अगर आप संगम विहार में रहते हैं तो ज़रूरी है कि आप जागरूक हो जाएं वक्त से पहले, क्योंकि जब देर हो जाएगी तब आपके जागरूक होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी डीडीए का जो प्रोजेक्ट है उस मसले पर अगर आप उसमें प्रभावित हो रहे हैं तो इस पूरे मसले पर आप ज़रूर अपने फ़ायदे के लिए कुछ तो कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए एनसीआर समाचार। धन्यवाद।